तो पहली चीज है कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, चल राशि क्या होती है, मूवेबल वेरिएबल। तो कोई भी चीज जिसकी कीमत या जिसकी वैल्यू टाइम के साथ बदलती जा रही है, उनको वेरिएबल्स कहते हैं। ठीक, वो बदलती रहती हैं चीजें। फिर हमने बात की थी सिंपल सीरीज, डिसकंटिन्यूअस सीरीज और कॉन्टिन्यूअस सीरीज। सिंपल सीरीज की डेटा बस यूं ही दिखा दिया, उसमें कोई आपने क्रम निर्धारण नहीं किया, कुछ नहीं। डिसकंटिन्यूअस सीरीज वो है जहां पे दशमलव के बाद की संख्याएं नहीं आती, और कॉन्टिन्यूअस सीरीज वो है जहां दशमलव के बाद वाली संख्याएं भी आ जाती हैं। फिर हम लोगों ने देखा मीन, मीडियन और मोड। ये तीनों ही एवरेज को बताते हैं। मीन भी, मीडियन भी और मोड भी। ध्यान रखना, एग्जाम था इसी के ऊपर, सवाल था इस बार एग्जाम में इसी के ऊपर। तो मीन, मीडियन, मोड तीनों एवरेज को बताते हैं। यहाँ एक्स आप बार बार एक टर्म लिखी देखोगे, एक्स का मतलब होता है ऑब्जर्वेशन। सिंपल सी बात ये है, एक्स आपके ऑब्जर्वेशन की जो वैल्यू है, मतलब वो है। ठीक है। तो मीन, मीडियन, मोड। मीन को किससे दिखाते हैं? एक्स बार। मीन का साइन है ये, एक्स के ऊपर एक लाइन खींची होती है, एक्स बार। कैसे निकालते हैं? कि टोटल आपको जो भी ऑब्जर्वेशंस दे रखे हैं उनको डिवाइड कर दो, जोड़ के ना, उन सबका योग कर लो, उसको डिवाइड कर दो। टोटल जितना नंबर है ऑब्जर्वेशंस का, जैसे यहाँ एग्जांपल लिखा हुआ है कि ये कुछ एक्स की वैल्यूज दी है, मतलब डिफरेंट ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे, और यहाँ पे इनका योग कर दिया 103। ठीक। तो इस 103 को डिवाइड कर लिया, टोटल जितने भी ऑब्जर्वेशंस थे, तो 10 है ये आपका, काउंट करोगे तो निकल के आ जाता है 10.3। तो इसका मीन, या कह लो एवरेज, बड़ा माइक ऑफ रखेंगे। हम्म, तो इसका एवरेज निकल गया 10.3, 10.3। फॉर्मूले की अगर बात करें तो हमें याद रखना है बस यही, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स डिवाइडेड बाय एन। इसको आपको याद रखना है, ये फॉर्मूला जो है। क्लियर? तो ये हो गया मीन। नेक्स्ट आ जाओगे मोड के ऊपर। मीडियन है, पहले माफ करें, तो मीडियन देख लेते हैं। तो मीडियन के लिए फॉर्मूला है m इक्वल्स टू n+1/2। हम यहाँ क्या करते हैं कि जो हमें ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, सबसे पहले हम उनको बढ़ते या घटते हुए क्रम में लगा लेते हैं। तो हमने कहा कि जनरली हम लोग बढ़ते हुए क्रम में लगाएंगे। तो ये कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं यहाँ पे, इनको इन्होंने क्रम में लगा लिया, देखो बढ़ते हुए क्रम में, 2 3 5 6 7 8 10। ठीक। अब अपना फॉर्मूला लगाया, m n+1/2। तो n कितने हैं, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस कितने हैं, तो यहाँ देख पा रहे हो 7 है टोटल, है ना? तो 7 + 1 हो गया 8। 8 डिवाइडेड बाय 2, तो क्या आता है? 4। तो अब क्या करना है हमें, हमने इसको जो लगाया था क्रम में, सीरीज को, तो उसमें फोर्थ नंबर पे जो ऑब्जर्वेशन है वो हमारा आंसर हो जाएगा। तो फोर्थ नंबर पे क्या है? 6 लिखा हुआ है। तो आंसर क्या हो गया? मीडियन कितना हुआ? 6 हुआ। तो मीन और मीडियन। तीसरी बात पे आ जाते हैं मोड। मोड कैसे निकालना है? तो मोड में आपको बस ये देखना है, कोई संख्या जितनी ज्यादा बार रिपीट हो रही होगी, तो वही हमारा मोड होता है। ठीक है, रिपीटेशन जिसका हो रहा हो बार बार, उसको मोड कहते हैं। यहाँ देख पा रहे हो, बहुलक भी बोला जाता है इसको। तो यहाँ देख पा रहे हो, उदाहरण दिया हुआ है, 12 15 13 10, 12 15 20 18 15, किसमें मोड कौन सा है? तो सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाली संख्या मार्क किया हुआ है उसको 15, तो जेड यहाँ 15 हो गया। क्लियर है? तो सबसे ज्यादा जो रिपीट हुआ है, तो जेड से इसको डिनोट करते हैं। तो ये हमने तो बेसिक बात की थी, मेन, मीडियन, मोड। इसके बाद पिछली क्लास में शायद कुछ और बातें हुई होंगी, तो क्रमशः देख ले रहे हैं। इसमें हमारे सिलेबस में जो है उसके हिसाब से हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो प्रसर मान आपके यहाँ नहीं है, इसकी बात नहीं है मेरे ख्याल से, होगा तो देख लेंगे। अच्छा, एक मिनट रुकोगे, साथ साथ ओपन कर लेते हैं वहाँ, तो पता रहेगा हमें क्या छोड़ना है। बेमतलब की मेहनत नहीं करेंगे। बने रहोगे एक मिनट। ठीक है, पार्ट 2 पे फोकस करते हैं। तो हम लोगों ने ये सेंट्रल टेंडेंसी ये पढ़ ली है। मतलब मीन हो गया आपका, मोड हो गया, मीडियन, मीन मीडियन मोड तीनों हो गए हैं। नेक्स्ट है वेरिएबिलिटी एंड इट्स मेजरमेंट। तो ये है इसमें रेंज, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर। तीन चीजें हैं जो पढ़नी है, रेंज पढ़ना है, स्टैंडर्ड डेविएशन और स्टैंडर्ड एरर। देख लेते हैं। ठीक है। तो फर्स्ट जैसे यहाँ देख पा रहे हो, विस्तार, रेंज, ये आपको पढ़ना है। ठीक है, तो देखते हैं इन्होंने क्या लिखा है। तो बहुत सिंपल सी बात है, देख पा रहे हो, रेंज अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत सिंपल सी बात है। तो रेंज क्या है बेटा? कि मान लो हमने बात की कि टीम इंडिया के प्लेयर्स खेल रहे हैं, आज सबसे कम रन जिसने मारे उसने मारे मान लो 10 रन, और सबसे ज्यादा किसी ने मारे कि किसने सेंचुरी मार दी मान लो 150 रन। ठीक है, तो ये रेंज हो गई हमारी 150 से लेके 10 के बीच। तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, बहुत सिंपल सी बात है, कोई कंफ्यूजन किसी को इसमें? और आपको सिंपल ही याद रखना है कि समझा भी सको समझ भी सको। तो रेंज मतलब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। आपको कुछ ऑब्जर्वेशंस दिए हुए हैं, तो सबसे छोटी संख्या निकाल लो उसमें, और सबसे बड़ी संख्या निकाल लो।
उन दोनों के बीच का जो अंतर होगा उसी को हम लोग रेंज बोलते हैं। ठीक है। नेक्स्ट है बेटा रेंज के बाद स्टैंडर्ड डेविएशन। चलो इसको देख लेते हैं। स्टैंडर्ड डेविएशन तो ये वाला है, प्रमाणित विचलन जो करके दे रखा है इन्होंने। हिंदी देखते हैं हल्का सा क्या लिखा है। श्रेणी के सभी प्राप्तांक उसकी मध्यक एक्स बार से कितनी दूरी पर फैले हुए हैं दर्शाता है। तो यह दो से अधिक श्रेणियों में जिस श्रेणी के प्राप्तांक उसकी मध्यक कीमत से कम दूरी पर फैले हों तो वह श्रेणी ज्यादा स्थिर मानी जाएगी। चलो छोड़ते हैं, आप नॉर्मल बात समझो पहले कि स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है। तो स्टैंडर्ड डेविएशन है कि आप एवरेज निकाल लेते हो। मान लो आपने मीन निकाला, मीडियन निकाला या मोड निकाला, तो वो एवरेज होता है हमारा, ठीक। तो आपने एवरेज निकाला, फिर आपके पास कोई ऑब्जर्वेशन है। जैसे अगर नहीं समझ में आई बात मेरी तो उसको समझ लो, यहाँ थोड़ा टफ करके दिया हुआ है। ऐसा मान लेते हैं हम लोग कि हमारे कुछ प्लेयर्स के रन है, मान लो 10 रन मारे, किसी ने 40, किसी ने 70, किसी ने मान लो 100 भी मारे। अलग अलग वैल्यूज हैं। आपने इसका मान लो एवरेज निकाल लिया और आपका एवरेज निकाल के आया 50। क्लियर। मान लेते हैं फिलहाल के लिए 50। तो अब ये ऑब्जर्वेशन है आपके पास, 10 भी है, 40, 70, 100। तो पहले आपको डी कैलकुलेट करना पड़ेगा। डी का मतलब नाम से समझ में आ रहा होगा, डिस्टेंस कह लो, है ना, डिस्पर्जन कह लो। ठीक है, तो वो मतलब है डी का डिस्टेंस कितना है, किससे, इस एवरेज से। तो जैसे ये 40 है वैल्यू मान लो, तो यहाँ कितने का डेविएशन हुआ, खाली 10 का। मेरी बात समझ में आ रही है। तो कैसे निकाला डेविएशन हमने, ये जो वैल्यू है 50 एवरेज, अगर मैं मीन की बात करूं तो ये क्या हो जाएगा बोलो। इसे डिनोट किससे करूंगा मैं, ये मैंने कहा मीन है 50। एक्स बार। क्लियर। एक्स बार से। एक्स बार। और ये ऑब्जर्वेशन से सारे 10, 40, 70, 100, इसको किससे दिखाते हैं ऑब्जर्वेशन को, बोलो बेटा। एक्स एन एक्स। एन। एक्स से दिखाते हैं। ठीक है ना। तो डी क्या हो गया, सिंपल सी बात, ये डी हो गया एक्स बार माइनस एक्स। यानी कि आपका जो एवरेज है उसमें से आप एक्स को हटा दो, तो जो डिस्टेंस निकल के आएगा ना उसी को आप बोल देते हो डी, द डेविएशन। तो यहाँ पे 40 वाले का सिर्फ 10 का डेविएशन है ना, सिर्फ 10 का, 50 - 40। जिसका 10 है स्कोर, उसका डेविएशन कितना ज्यादा, 40 का है। ठीक है ना। तो इनमें से कौन सी वैल्यू हमारी ज्यादा स्थिर होगी, अगर हम उस तरीके से बात करें जो इन्होंने कहा अभी। तो जिसका विचलन सबसे कम है, जाहिर सी बात है वो कम दूर है, तो वो स्थिर वैल्यू है ज्यादा। ठीक है ना। तो इसकी टीम में बने रहने की संभावना भी ज्यादा हो जाएगी कि इसके भी डेविएशन कम है, इसने एवरेज के आसपास स्कोर कर दिया, दूसरे बहुत दूर है उनको हटा देंगे टीम से अगले मैच के लिए। क्लियर। तो ये हुआ हमारा डी। अभी सिर्फ डी निकाला हमने। अब फॉर्मूला देखो, फिर बात ज्यादा समझ में आएगी। अब स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, मैंने आपको डी समझा दिया। किसी को डाउट है डी के अंदर। सर एक बार फिर बता दीजिए। बेटे डी का सिंपल सा मतलब ये है, अगर वो भी एग्जाम्पल टफ लगा, कि मान लो हमने कहा कि इस बार एग्जाम में सिलेक्शन उन बच्चों का हुआ जिनके 70% मार्क्स आ रहे थे लगभग, हमने ये कह दिया मान लो। तो इस 70% जो है ये हमारा हो गया, मतलब मीन हो गया। मान लो कि 70 हमारा मीन है, कि इतना चाहिए कम से कम, ऐसा कह लो आप। तो किसी के नंबर इससे कितना दूर है ना, तो उसी को डी कह देते हैं। किसी के 100 होंगे तो डी वहां भी है। चलो बोलो, एक के नंबर आ रहे हैं, मैंने कहा 70 हमारा मीन है ऐसा मान लो आप, और एक के नंबर आ रहे हैं 40, और एक के नंबर आ रहे हैं 100। एक के 40, एक के 100। इन दोनों के लिए डी कितना होगा, कौन बताएगा, 40 के लिए डी कितना होगा, 30। 30 से। 30। 30। और 100 के लिए डी कितना होगा, वो भी 30 से। वो भी 30 30। से। बात समझ में आ रही है ना। जब हम डी की बात करते हैं तो प्लस माइनस को भूल जाते हैं, साइन की बात नहीं करते हम। डेविएशन बस नंबर्स में बोलना है, उसमें प्लस माइनस नहीं लगाना है आपको। तो यही है बस डेविएशन, कि एवरेज से आप कितना दूर हो। और जाहिर सी बात है, एवरेज से कोई दूर होगा तो वो अच्छी बात नहीं है ना। मान लो पॉजिटिव में चले गए, एग्जाम की बात कर लें तो चलो कम नुकसान है, लेकिन इन जनरल, जैसे अगर हम उस उदाहरण को ले लें कि मार्केट में कोई आलू बेचने बैठा है, तो मार्केट में आलू के रेट चल रहे हैं 40 रुपए किलो। एक आदमी बेच रहा है 100 रुपए किलो, एक आदमी बेच रहा है 10 रुपए किलो। तो मार्केट में दोनों में से कोई भी सरवाइव नहीं करेगा। 10 रुपए किलो वाला गरीबी से मर जाएगा, 100 रुपए किलो वाला उस पर लोग जाएंगे नहीं, भूले भटके कोई पहुंच जाए अलग बात है। ठीक है ना। तो कोशिश ये होती है कि हमारी जो वैल्यूज हैं वो एवरेज के पास होनी चाहिए। मेरी बात क्लियर है सबको, अभी क्लियर है। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, अभी देखो वापस से। तो स्टैंडर्ड डेविएशन की बात कर रहे थे। तो स्टैंडर्ड डेविएशन, इसका फॉर्मूला देख लो आप, यहाँ दिया नहीं है, चलो आप लिख लो।
यहाँ पे लिख लो, लिखा नहीं है बेटा, यहाँ लिखो एस डी, स्टैंडर्ड एविएशन, इक्वल्स टू, आगे कहीं निकाला होगा, कंफर्म कर लेता हूँ बेटा, गलती ना आ जाए। 1 मिनट देंगे मुझे सिर्फ। ये लिखा हुआ है ना, हाँ ठीक है। ये है बेटा फॉर्मूला जो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन का, करेक्ट है, ये सही लिखा हुआ है। स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन माइनस वन। ठीक है, डी आपको बता दिया, डी क्या होता है, एक्स माइनस एक्स बार। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, इसको लिख लो। बाकी मैंने आपको बता दिया, आपसे पूछेगा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या है, तो आपको आपकी परिभाषा क्या है कि मीन से कोई ऑब्जर्वेशन कितना डिस्टेंस पे है, उसको बोलते हैं डी। ठीक, और स्टैंडर्ड डेविएशन भी यही बताता है फाइनली, इसी रेफरेंस में बात करता है कि वैल्यूज कितना दूर है। इस फॉर्मूले को लगाने के बाद बात वही आती है निकल के, जो इसमें परिभाषा आपको मिलेगी कि स्टैंडर्ड डेविएशन ये बताता है कि कोई वैल्यूज जो है अपने मीन से कितना दूर है। ठीक है, ये पूरी सीरीज के लिए निकल के आ जाता है। एक और पॉइंट लिख लो, स्टैंडर्ड डेविएशन और डेविएशन में अंतर क्या है वो बताने के लिए बोल रहा हूँ, जिससे आप कंफ्यूज ना हो। तो स्टैंडर्ड डेविएशन जो है ना, ये पूरी सीरीज को बताता है, मतलब सीरीज के लिए बताएगा एवरेज कितना डेविएशन है। एक तो आपका एवरेज हो गया वैल्यू मीन, और स्टैंडर्ड डेविएशन है कि उस मीन से आपकी जो वैल्यूज कितना दूर दूर बिखरी हुई हैं, उनका मीन कितना है, कहने का मतलब। एक मिनट मैं इसकी परिभाषा लिखवा दे रहा हूँ आपको, तो कंफ्यूज करेंगी चीजें फिर बाद में अगर कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लिखो, चलो लिखो स्टैंडर्ड डेविएशन, पूरी डेफिनेशन लिख लोगे। लिखो, इट मेजर्स, लिख लेंगे जल्दी से बेटा, उससे आपको क्लियर रहेगा, फिर भूलोगे नहीं ये चीजें सारी, जो होच पोच हो गया होगा ना दूर हो जाएगा। लिखो, इट मेजर्स हाउ मच, हाउ मच ऑब्जर्वेशंस, हाउ मच ऑब्जर्वेशंस वेरी, वेरी फ्रॉम वन अनदर, फ्रॉम वन अनदर विद इन अ सिंगल सैंपल, विद इन अ सिंगल सैंपल। ठीक है, फिर बोल रहा हूं एक बार, इट मेजर्स हाउ मच ऑब्जर्वेशंस वेरी, तो ऑब्जर्वेशंस कितना वेरी करते हैं फ्रॉम वन अनदर, एक दूसरे से, फ्रॉम वन अनदर विद इन अ सिंगल सैंपल। तो मैंने बात की ना, एक सिंगल सैंपल है आपके पास, उसमें कुछ वैल्यूज हैं, यानी डी निकाल भी रखा होगा, आपको दिखा भी देता हूँ चाहे तो। जैसे देखो यहाँ डी निकाल रखा है, ये उदाहरण देख लो, आपको बेहतर समझ में आएगा। ये कुछ एक्स की वैल्यूज दे रखी हैं, जितना मैं कह रहा हूँ उतना ही देखना, वरना कंफ्यूज हो जाओगे, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है काफी टफ करके बाकी चीजें ऐड कर रखी हैं। तो एक तरफ एक्स की वैल्यूज बता रखी है, एक तरफ डी निकाल रखा है। डी कैसे निकाला होगा, तो देखो वही फॉर्मूला लगाया, कौन सा, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा एक्स कितना आया, 600, डिवाइडेड बाय एन 6, तो कितना आ गया, 100, 100 ये। तो एक्स की वैल्यू निकाल ले। अब क्या करना है, इनको डी निकालना है, तो डी क्या होता है, बोलो। एक्स सर माइनस एक्स एक्स माइनस एक्स एक्स बार बार। माइनस एक्स हाँ ठीक बार। है, एक्स माइनस एक्स बार कह लो, एक्स बार माइनस एक्स कह लो, जो भी कह लो, मतलब निकलना वही है, डिफरेंस दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है। ठीक है, तो डिफरेंस कैसे निकालोगे, दोनों को घटा दो, तो 100 में से 50, 100 में से 50, 100 में से 100, 100 में से तो निकाल रखा, देख लो आप सारी की सारी वैल्यूज। ठीक है ना। अब क्योंकि फॉर्मूले में इसका स्क्वायर हो जाता है लास्ट में जाके, तो इनका प्लस माइनस का हम कुछ वो नहीं करते हैं ज्यादा, इसका सर फॉर्मूला एक बार फिर से बता दीजिए, ये 100 कैसे निकाला सर एक्स। बेटा, ये फॉर्मूला होता है ना तो हमारा, एक्स बार इक्वल्स टू सिग्मा एक्स अपॉन एन। मीन निकाल लिया, पहले मीन तो निकालना पड़ेगा, तभी तो आप देखोगे मीन से कितना दूर है वैल्यूज। तो आपने मीन निकाल लिया 100 यहाँ,
सिग्मा एक्स अपॉन एन लगाते हैं। सिग्मा एक्स क्या होता है? ये जितने भी एक्स है ना, इन सबको जोड़ देना, उसको बोलते हैं सिग्मा एक्स। मीन अभी पढ़ा है ना, आज भी कंफ्यूजन हो रहा है अभी भी? आज मीन क्या पढ़ा है आपको मैंने? मीन का फॉर्मूला बताया, सिग्मा एक्स अपॉन एन। सिग्मा लगाने का मतलब होता है सब चीजों को जोड़ देना, उसके आगे जो भी लिखा हुआ है, एक्स लिखा हुआ है उसके आगे, तो जितनी भी एक्स की वैल्यूज है सबको जोड़ दिया, तो ये कितना है? 600, 600, यहाँ देखो ना, 600। और टोटल एन की वैल्यूज कितनी है? तो एन है 6, तो 6 से डिवाइड कर दिया तो 100 निकल के आ गया, तो ये हमारा एवरेज हो जाता है, मतलब मीन हो जाता है। डाउट किसी को भी कुछ? चलो ठीक है, एक्स की वैल्यूज आ गई आपके पास। अब सिंपल सी बात है, आपका एवरेज आपके पास है, आप देख लो बाकी वैल्यूज कितना दूर है इससे, तो उनको आपस में घटाते चले जाओ। तो यहाँ जैसे इन्होंने लगा रखा है एक्स माइनस एक्स बार, तो इसी को लगाना, अभी एक्स माइनस एक्स बार से करना, तो आप यहाँ समझ पाओगे क्या कह रहे हैं। तो एक्स के लिए वैल्यूज निकाली डी की, देखो। तो एक्स माइनस एक्स बार, एक्स कितना है 50, और एक्स बार कितना है बोलो? 100, 100। ठीक है, तो 100 में से 50 गया तो ये -50 आ गया। फिर यहाँ 50 में से 100 जाएगा तो अगेन -50, 100 में से 100 तो 0, 150 में से 100 तो +50। बात क्लियर है? बोलो भाई। जी सर। सर जी सर। ठीक है ना? हाँ, लैंग्वेज मैंने आपको लिखवा दी, समझा आपको दिया। कोई वाइवा में पूछे, कहीं भी पूछे, सिंपल सी बात यह है कि सर जो स्टैंडर्ड डेविएशन है वो क्या बताता है कि एवरेज से वैल्यूज कितना दूर है, प्लस इसमें हम बाकी सीरीज की बात नहीं करते। ऐसा नहीं है कि आपके सामने 5-6 सीरीज रखी है, आपने उनका कंपैरिजन किया हो, ऐसी बात नहीं है। यहाँ क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक ही सीरीज है आपके पास, उसी में लगाते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन, याद रखना। सिंगल सीरीज की बात होती है। इसका क्या इंपॉर्टेंस है अभी बात करूंगा। तो चलो, एक चीज हो गई हमारी स्टैंडर्ड डेविएशन, आपको समझ में आ गया। नेक्स्ट आ जाओ। अगली चीज जो आपके यहाँ पूछी है वो पूछी है स्टैंडर्ड एरर। इसको भी लिख लो पहले, लिखो हल्का सा, स्टैंडर्ड एरर यहाँ लिखी नहीं है मेरे ख्याल से। लिखेंगे स्टैंडर्ड एरर। लिखो, इट एस्टिमेट्स, इट एस्टिमेट्स हाउ एक्यूरेट, हाउ एक्यूरेट, it estimates how accurate the mean of a sample, the mean of a sample of data, how accurate the mean of a sample of data is compared to the true population mean, to the true population mean। फिर बोल रहा हूं, it estimates how accurate the mean of a sample of data, mean of a sample of data is compared to the true population mean, to the true population mean। नेक्स्ट लिखो, इट्स calculated by dividing the standard deviation। ठीक है, तो एस डी ऊपर रहेगा, मतलब स्टैंडर्ड डेविएशन। इट इज कैलकुलेटेड बाय डिवाइडिंग द स्टैंडर्ड डेविएशन बाय द स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज, स्क्वायर रूट ऑफ सैंपल साइज। तो मतलब ऊपर हो जाएगा स्टैंडर्ड डेविएशन। कोई आपसे पूछे स्टैंडर्ड एरर क्या है, तो फॉर्मूला निकल के आता है, स्टैंडर्ड एरर इक्वल्स टू स्टैंडर्ड डेविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। एन मतलब सैंपल साइज जो है पॉपुलेशन का वो। लास्ट लाइन रिपीट करें। तो इट इज कैलकुलेटेड बाय dividing the standard deviation by square root of sample size, square root of sample size, ये कर दिया ना, स्क्वायर रूट सैंपल साइज का। ठीक है, तो देखो मेन डिफरेंस बता देता हूँ, क्योंकि समझाने जाऊंगा तो फिर बहुत सारी चीजें हैं, है ना। तो सिंपल समझो, एक होता है स्टैंडर्ड डेविएशन और एक होता है स्टैंडर्ड एरर। मैंने आपसे एक बात कही बार बार जोर देके स्टैंडर्ड डेविएशन के टाइम पे, कि स्टैंडर्ड डेविएशन जो होता है सिंगल सीरीज की हम बात करते हैं, वहां किसी और सीरीज से क्या मतलब है उसका बात नहीं की जाती कोई भी। ठीक। तो अगर विद इन अ सीरीज बात की जाए, विद इन अ सीरीज, तो वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। और अगर
मान लो आपके पास बहुत सारी सीरीज है, जैसे एक सीरीज ये हो गई एक्स जो यहाँ लिखी हुई है, एक हो गई वाई, मान लो ऐसी कोई और होती है, और होती है ऐसी। ठीक है, तो आप क्या करते, आप हर एक के लिए अलग अलग क्या निकालते, मीन निकालते। जैसे यहाँ भी कर रखा है, एक एक्स है एक वाई है, सबके लिए अलग अलग स्टैंडर्ड डेविएशन निकालते। ठीक है, तो जब बहुत सारी सीरीज आपके पास हो, उनके डिफरेंट डिफरेंट मीन हो, उन मीन का भी जो मीन निकाला जाता है ना, जैसे आपके पास 10 मीन आ गए अलग अलग, अब वो आप एक लाइन पे दिखाना चाहो 10 मीन, एक वैल्यू यहाँ दिखा रही हो, एक वैल्यू यहाँ आ रही हो, मीन की एक यहाँ आ रही हो, मान लो एक यहाँ आ रही हो, तो इनका भी कह रहे हैं एक मीन होगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो उसको कहते हैं स्टैंडर्ड एरर। नहीं बात समझ में आ रही तो सिंपल सी बात समझ लो, फिर बोल रहा हूं मैं। स्टैंडर्ड डेविएशन सिंगल सीरीज में दिखाया जाता है, लिख लो। स्टैंडर्ड एरर, तो मीन कंपेयर्ड, ब्रैकेट में लिख लो अपने समझने के लिए, मीन कंपेयर्ड इन डिफरेंट सीरीजेस, इन डिफरेंट सीरीज मतलब मीन कंपेयर्ड ऑफ डिफरेंट सीरीज। ये विद इन अ सीरीज है, एक ही सीरीज में, वहां अलग अलग सीरीज के बीच में आप कंपेयर कर रहे हो, ये बात आ जाती है स्टैंडर्ड एरर के अंदर। फॉर्मूला मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड डेविएशन को पॉपुलेशन साइज का स्क्वायर रूट, इससे डिवाइड करना है। फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। और मेजर डिफरेंस कि स्टैंडर्ड डेविएशन एक ही सीरीज में बात करेंगे, स्टैंडर्ड एरर जब डिफरेंट डिफरेंट सीरीज में कंपेयर किया जाए, वहां जो आप डिफरेंस मेजर करते हो मीन का, उसको बोलते हैं स्टैंडर्ड एरर। किसी को दिक्कत हुई इसमें समझने में जो मैंने कहा? आप ये मत सोचना कोई मैथ्स के सवाल पूछेगा आपसे इसमें, यही बस पॉइंट है जो मैंने कहे। ये समझ में आया? सर इसमें साइज क्या पुट करेंगे अगर हमें फॉर्मूला पुट करना है जैसे आपने बताया है SD, हम्म। तो सैंपल साइज क्या होगा फिर? वो सैंपल साइज देगा, अगर वो सवाल निकलवाना चाह रहा होगा तो वो सैंपल साइज देगा अच्छा आपको। वो अलग से हाँ, हाँ। वो 30 हो ठीक सकता है, कुछ भी हो सकता है जो भी लिया होगा उसने। हाँ हाँ, ठीक है। क्लियर? मैं फिर एक बार बोल रहा हूँ बेटा लास्ट, क्योंकि मुझे पता है ये चीजें मुश्किल हो जाती हैं। तो मेन आपको अंतर मैं बता रहा हूँ एक बार फिर से। अगर आपसे डेविएशन की बात करता है, एक मैंने बताया आपको रेंज, तीनों चलो एक बार बोल देता हूँ, एक बताया मैंने रेंज आपको। तो रेंज बड़ा सिंपल है, हायर लिमिट में से लोअर लिमिट हटा दो आप, तो जो आएगा निकल के वो क्या कहलाती है, रेंज। रेंज हो जाती है हायर और लोअर लिमिट के बीच का डिफरेंस जो है वो है हमारी रेंज, कि इस रेंज में हम बात करेंगे। एक बात। दूसरा है स्टैंडर्ड डेविएशन या स्टैंडर्ड एरर। दोनों ही क्या बताते हैं कि एवरेज से ऑब्जर्वेशंस कितना दूर है, दोनों यही बात बताते हैं। एवरेज से हमारे ऑब्जर्वेशंस कितना डेविएशन दिखा रहे हैं, कहने का मतलब दोनों यही बता रहे हैं। दोनों के फॉर्मूले अलग अलग हैं, मैंने आपको दिखा दिए फॉर्मूले भी। ठीक है, तो दोनों डेविएशन बताएंगे, लेकिन अंतर क्या है कि स्टैंडर्ड डेविएशन वो होगा विद इन अ सिंगल सीरीज, और स्टैंडर्ड एरर तो डिफरेंट डिफरेंट सीरीज के बीच में जब आप ये बात करते हो ना कि किसका मीन ज्यादा क्लोज है। ठीक है, तो वो हो जाता है हमारा स्टैंडर्ड एरर, जब डिफरेंट सीरीज के बीच में कंपेयर किया जाता है। इतना सा बस आप याद रखो, डिफरेंट सीरीज, सेम सीरीज, और हायर माइनस लोअर लिमिट, ये तीन चीजें कही मैंने आपसे। बाकी मैं नहीं कह रहा कि आप जानो समझो, नहीं समझ आ रहा छोड़ो। डी का मतलब अगर समझ गए डिफरेंस, तो बात क्लियर हो जाएगी, आगे आ जाओगे। एक्सक्यूज मी सर, सर एक बार हाँ, स्टैंडर्ड डेविएशन हमें निकाल के बता दीजिए, एरर भी। देखो यहाँ निकाल रखा है इन लोगों ने, फॉर्मूला लगा रखा है। आपके लेवल बेटा आएगा नहीं, समझ लो AIA PGT में भी नहीं निकलवाते इसको। ठीक है, वहाँ मीन मीडियन मोड पे ही खेल रहा है आज भी। ठीक है, या फिर बाद में कुछ थ्योरी वाले सवाल आता है, फिर भी आपका मन है तो बता दे रहा हूँ। तो देखो यहाँ क्या क्या इन्होंने ये सीरीज दे रखी है आपको, ये मैंने बताया आपको बार बार। एक्स बार समझ में आता है ना? एक्स बार क्या होता है? हाँ जी। जी सिग्मा जी एक्स जी। अपॉन एन, तो बेटा ये फॉर्मूला लगा दिया, तो ये वैल्यू आ गई एक्स की, एक्स बार की, माफ करें। एक्स बार यानी एवरेज आ गया हमारे पास, मीन आ गया इस सीरीज का। मीन आपके पास है, तो आपको पहले डी कैलकुलेट करना है। डी कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो यहाँ फॉर्मूला लिखा हुआ है एक्स माइनस एक्स बार। तो जो आपकी एक्स की वैल्यू है ये 50, इसमें से क्या माइनस करोगे, 100, जो आपने अभी एक्स बार निकाला है। ऐसे यहाँ से -100, इन सब में से 100 माइनस करना है आपको। तो वैल्यूज जो आएंगी निकाल के वो सामने लिखी हुई है यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी वैल्यूज दी हुई है आपको। अब क्या किया इन्होंने, अब लगाया स्टैंडर्ड डेविएशन जो आप जानना जैसे चाह रहे थे, तो फॉर्मूला लगा दिया।
अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। क्योंकि बेटा ये एस डी भी बदलते रहते हैं, अलग अलग जगहों के हिसाब से आप देखोगे इनमें थोड़ा डिफरेंस आता है फॉर्मूले में भी, लेकिन फिर भी इसको जनरल मान लेते हैं स्टैंडर्ड डेविएशन। अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो सिग्मा किया डी का। ठीक, तो यहाँ इन्होंने निकाल लिया, ये देखो 50, 50 से गुणा करेंगे 2500, फिर ये 2500 आ जाएगा, इस तरह जीरो है तो जीरो हो जाएगा, फिर यहाँ 2500। ये बात समझ रहे हो ना, स्क्वायर कर लिया इसका, जो भी डी की वैल्यू आई। क्लियर है बात? जिनको नहीं समझना मत समझना बेटा, मैं फिर कह रहा हूँ ये आपसे पूछा नहीं जाएगा, बहुत टफ हो जाएगा इस लेवल पे, सवाल ये पूछेगा तो फिर तो एग्जाम निकलने से गया कम टाइम में, इतना डीप जाएगा नहीं, किसी भी हालत में नहीं जाएगा। तो डी का स्क्वायर कर लिया यहाँ पे, क्योंकि फॉर्मूले में लगाना है ना हमको सिग्मा डी स्क्वायर का, तो डी स्क्वायर कर लिए सारे। फिर लास्ट में क्या किया, इसका सिग्मा कर लिया, यहाँ देखो ये जोड़ दिया सबको ये। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या है, एस डी इक्वल्स टू अंडर रूट सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन एन। तो सिग्मा डी स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, डिवाइड बाय एन, तो ये आपका ये आंसर निकल के आ जाता है 40.82 स्टैंडर्ड एविएशन। तो इस सीरीज के लिए एस डी हुआ 40.82। ठीक है, फिर दूसरा फॉर्मूला आपको बता रखा है कि आपको निकालना है स्टैंडर्ड एरर, तो उसका फॉर्मूला है स्टैंडर्ड एविएशन डिवाइडेड बाय अंडर रूट एन। ठीक है, तो एन की वैल्यूज यहाँ कितनी है, तो वो देख लो, एन कितने हैं, तो 6 हैं जैसे यहाँ देख पा रहे हो। तो एस डी डिवाइड बाई एन कर दो, जो भी आएगा निकाल लो उसको आंसर। तो पूछेगा नहीं आपसे, मैं फिर कह रहा हूँ इस लेवल पे आगे, आगे निकाल रखा होगा, ये भी शायद दिखा रखा होगा कहीं ना कहीं, जैसे यहाँ। समझ में आ गया ना, बताऊं उसको भी दिखाऊं उसका एग्जाम्पल पे? बोलो भाई। नहीं सर, समझ आ गया। समझ आ गया ना, दिया हुआ आगे सब एग्जाम्पल है इसके अंदर बेटा, मैं आपको सब नहीं पढ़ा रहा हूँ इसलिए कि कितना ज्यादा करोगे तो काम की चीजें रह जाएंगी आपकी, उन्हीं में रह जाओगे उलझे हुए, और ये आती नहीं है, मैं फिर इसलिए बार बार कह रहा हूँ कि आप मत फोकस करना। आपके लिए बात इतनी ही याद रखनी है इन तीनों में, जो आपसे पूछेगा सब्जेक्टिव हो चाहे ऑब्जेक्टिव हो, रेंज पूछे तो हायर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, स्टैंडर्ड डेविएशन पूछे तो मीन से कितना डेविएशन है ये देखना, वो चीज है स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड एरर कहे तो ये भी वही चीज है, कितना डेविएशन है, लेकिन यहाँ सिंगल सीरीज की बात है, उसमें देख रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल सीरीज हो सकती है आपके पास, वहां देख रहे हो कि उनके जो एवरेज है, उनके जो मीन है वो कितने अलग है, ओवरऑल मीन जो आना चाहिए उन सारी सीरीज का मिला के। तो इतना डिटेल में नहीं जाता, बस इतना कि कई सारी सीरीज के बीच में कंपैरिजन, यहाँ सिंगल सीरीज में कंपैरिजन, आपको इतना ही पता होना चाहिए बस। आगे आ जाओ। नेक्स्ट है इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी एंड टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। तो बेटा ये जो है टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस, पैरामेट्रिक नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट, पहले इसको देख लेंगे, प्रोबेबिलिटी भी इन्हीं नोट्स में आगे दी होगी, तो हम इसी क्रम में चल लेते हैं, यहाँ आगे दिया हुआ है क्योंकि जस्ट बाद में इसके देखोगे। ये आगे टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस जो आपसे कह रहा है ना, ये तीनों चीजें एक साथ ही जुड़ी हुई हैं, तो देख लेते हैं। तो टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस क्या होता है थोड़ा सा समझ लोगे, क्योंकि आपको थियरी वाला पार्ट भी मुझे बताना है, मैं पहले ही समझा दूंगा तो मुझे लिखवाने में आसानी रहेगी, फिर वहां और कुछ नहीं रह जाएगा। देखो होता क्या है कि आपने कोई बात कही, आपने कहा कि मान लो पानी जो है, कि पानी पीना खाने के पहले ये वजन को कम करने में सहायक है। ठीक, अब आप क्या करोगे, आप कुछ ग्रुप बना दोगे लोगों का, उनको ये काम कराओगे आप कि खाने के पहले उनको पानी पिलाओगे डेली, फिर आप देखोगे सच में उनका वेट कम हुआ या नहीं हुआ। ठीक है ना, अभी हम ये मान के चलते हैं, आप तभी रिसर्च कर रहे होगे, आपका रूल ये कहता है कि वेट कम होना चाहिए, कि व्यक्ति भाई पानी पी लेता है तो खाना कम खाएगा, भूख कम लगेगी तो वजन कम हो जाएगा उसका। मेरी बात से सहमत ना हो तो मुझे रोक देना भाई, या जहां कुछ समझना है, क्योंकि समझाने वाली बात है। ठीक है, तो अब मेरी रिसर्च क्या होने वाली है कि भोजन से पहले पानी दे देना, इससे लोगों का वजन कम होता है। ठीक, तो हम क्या करते हैं, हम हाइपोथेसिस बनाते हैं। हाइपोथेसिस का मतलब होता है आपकी परिकल्पना, आपकी थिंकिंग, आप क्या सोच रहे हो। तो हाइपोथेसिस बनाई जाती है दो बेटा, एक बनाई जाती है कि एक मैं कहूंगा कि भोजन के पहले पानी पीने से व्यक्तियों का वजन कम नहीं होता। ठीक, तो इसको बोलते हैं निगेटिव वाली, निगेटिव। और एक मैं बनाऊंगा कि भोजन से पहले पानी पीने से व्यक्ति का वजन कम हो जाता है, ये मेरी दूसरी होगी। तो ये पॉजिटिव हाइपोथेसिस होगी एक तरीके से, जो मैं अपने फेवर में बात कह रहा हूं उस तरह से। हमारी जितनी भी रिसर्च होती है, तो हम निगेटिव वाली हाइपोथेसिस को लेके चलते हैं। ठीक है, हम निगेटिव वाली को लेके आगे बढ़ेंगे, हमारा जो पूरा फोकस होगा, हम ये नहीं कहेंगे कि
मेरी इस मेडिसिन से पेशेंट का वेट कम हो जाएगा, हमारा फोकस किस पे होगा कि मेरी इस मेडिसिन से वेट कम नहीं होगा। मेरी बात ध्यान रखना, क्योंकि जब आप निगेटिव लेके चलते हो ना, जब आपको पता है कि अगर मैं नहीं पढ़ा तो सिलेक्शन नहीं होगा, तो आप ज्यादा पढ़ते हो। मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमेशा हम निगेटिव चीज लेके ही आगे बढ़ते हैं, कोशिश यही होती है। तो हमारे जो रिजल्ट लास्ट में आएंगे, तो लास्ट में रिजल्ट जो आएंगे हम बात करेंगे इस निगेटिव हाइपोथेसिस के रेफरेंस में। जैसे जो मेरे रिजल्ट होंगे, मान लो रिजल्ट ये दिखा रहे हैं कि जो मैं सिद्ध करना चाह रहा था, यानी मैं सिद्ध करना क्या चाह रहा था कि खाने के पहले पानी पीने से, बोलो, वजन कम होता है नहीं होता? मैं क्या सिद्ध कर रहा हूँ? वजन कम होता नहीं है। होता है। नहीं होता है बेटा, मैं ये सिद्ध कर रहा हूँ। मेरी बात समझो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, मेरी हाइपोथेसिस मैं काम इसी पे कर रहा हूँ कि कम नहीं होता। मैं चाहता इसके रेफरेंस में बात कर रहा हूँ सारी। ठीक है। अब मान लो मेरे रिजल्ट ऐसे आए कि वजन कम हो रहा है व्यक्ति का। ठीक है, वजन कम हो रहा है, लास्ट में ये बात आती है। तो मैं क्या कहूंगा कि अच्छा, जिस हाइपोथेसिस के रेफरेंस में मैं बात कर रहा हूँ, यानी वजन कम नहीं होता, तो ये रिजल्ट मेरे गलत आ गए। ठीक है, मेरी बात समझ रहे हो? मेरे रिजल्ट गलत आ गए। तो इस हाइपोथेसिस को अब मैं एक्सेप्ट करूंगा या रिजेक्ट करूंगा? इसको हम करेंगे रिजेक्ट। कौन सी हाइपोथेसिस रिजेक्ट कर दी हमने? इसको हम बोलते हैं नल हाइपोथेसिस कहते हैं वैसे, नल या निगेटिव हाइपोथेसिस। इसको हमने रिजेक्ट कर दिया। तो एक्सेप्ट कौन सी वाली हो जाएगी? बोलो। पॉजिटिव। पॉजिटिव। पॉजिटिव वाली ये। अल्टरनेट। हाँ, है ना, ऑल्टरनेट वाली जो है, यानी वजन कम हो जाता है। मेरी बात इतनी समझ में आ गई सभी को? इसके रेफरेंस में बात करेंगे। गलती से मान लो लास्ट में आके ये एक्सेप्ट हो गई, सच में वजन कम नहीं हुआ, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि हमारे रिजल्ट जो हम चाह रहे थे, ये दूसरी वाली, उसके रेफरेंस में उसको हमको रिजेक्ट करना पड़ेगा। तो हमारा काम जो है बेकार हो गया। बेकार काम, बेकार वैसे नहीं हुआ, मतलब कि ये है कि हम जो सोच रहे थे वो चीज़ नहीं हुई। जो हम सोच रहे थे कि पानी पीने से वजन कम हो जाएगा। मेरी बात क्लियर हो गई सभी को? हम जब भी बात करेंगे, हम नल या निगेटिव हाइपोथेसिस के रेफरेंस में बात करेंगे पहले, उसके आधार पे दूसरे के बारे में कहेंगे, वो अपने आप सिद्ध हो जाएगी, दूसरे वाले के जो भी कहना चाहते हो। ठीक है। दूसरी बात सुन लो। दूसरा बेटा, रिसर्च जो हम करते हैं ना, कुछ रिसर्च होती है उनमें सिर्फ हम डेटा को ऑब्जर्व कर रहे होते हैं। कि मैं एक जगह बैठ गया मान लो, सड़क पे, और मैं देख रहा हूँ, अभी जैसे हमारे यहाँ मेट्रो चली है, यहाँ गाजियाबाद में एक ना रैपिड मेट्रो चली है, तो उसका डेटा आया है कि पर डे लगभग 1.5 लाख वाहन जो है सड़क पे निकलते हैं। लगभग 1.5 लाख वाहन। तो मेट्रो के बन जाने से कुछ 60-70 हजार का उसका लोड की कम हो जाएगा पर डे का, सड़क पे जाने वाले वाहन जो है। तो ये नंबर कहाँ से आया होगा? तो उन्होंने एक एवरेज लिया होगा मान लो बैठ के, कि भाई ठीक है, आधे घंटे में, पूरे दिन तो कोई बैठ के काउंट नहीं करेगा, कि लगभग 15 मिनट में इतने वाहन गुजरते हैं, तो दिन भर में इतने निकले। तो बस ऑब्जर्व किया डेटा यहाँ पे। तो ये स्टडीज कैसी होती है? ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। दूसरी होती हैं जिनमें आप कोई मेडिसिन भी देते हो, कुछ काम खुद से भी करते हो, वो होती है इंटरवेंशनल स्टडीज। इंटरवेंशनल, जैसे एक तो ये है कि आपने देखा बैठ के कि भाई अस्पताल में बैठ गए आप, किसी अस्पताल में बाहर, और आप देखने लगे कि अच्छा, मैं बैठ के ओपीडी जहाँ पर्चा बनता है वहां देखूंगा कि डायबिटीज के कितने पेशेंट आते हैं। तो आपको बस क्या करना है, आपको एक रजिस्टर लेके बैठ जाना है, जिसने भी आके बोला कि हाँ भाई डायबिटीज के लिए दिखाना है डॉक्टर को, तो आपने मार्क कर लिया, टिक लगा लिया। बड़ा आसान सा काम है, दिन भर में बैठ के आपको बस टिक लगाने थे। या फिर आपने उन्हीं से कह दिया कि भाई शाम को मुझे बता देना आज की डायबिटीज वाले कितने पेशेंट आए ओपीडी में दिखाने के लिए। तो ये तो हो गई बस ऑब्जर्वेशनल स्टडीज। अब आपने क्या किया, आपने ये भी कह दिया उसको कि भाई जो पेशेंट आएंगे ना डायबिटीज के, उनको मेरी ओपीडी में भेज देना, है ना, मुझे एक रिसर्च वर्क करना है, मैं उनको गर्म पानी पिला के देखना चाहता हूँ कि उससे क्या लाभ मिलेगा। तो ये स्टडी क्या कहलाएगी अब? इंटरवेंशनल स्टडी, कि आपने कुछ इंटरवेंशन भी कर दिया वहां पे। क्या लगता है कौन सी आसान है, ऑब्जर्वेशनल या इंटरवेंशनल? ऑब्जर्वेशन। ऑब्जर्वेशन। बात क्लियर है? तो हाँ बेटा, तो ऑब्जर्वेशनल स्टडी आसान होती है। तो ऐसी स्टडीज में ज्यादातर क्या होता है ना, सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है। मान लो आपका 3 साल का काम है एमडी का, आप जाके अपने गाइड से बोलोगे कि सर मैं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज करना चाहता हूँ और ये देखना चाहता हूँ कि ओपीडी में एक दिन में कितने पेशेंट आते हैं, और आप कहते हो मेरा सैंपल साइज रहेगा 30 का, मैं 30 लोगों में देखूंगा कितने लोग डायबिटीज के आते हैं। तो ये करने में कितना कितना लगता है, कितने दिन लगेंगे? एक ही दिन में हो जाएगा पूरा काम। काम तो 3 साल करना है। तो गाइड जो आपको डांट के भगा देगा या भगा देगी, ये क्या तरीका होता है स्टडी करने का? तो बेटा जो ऑब्जर्वेशनल स्टडीज होती है ना, उनमें सैंपल साइज बहुत बड़ा होता है, कई बार इतना बड़ा होता है कि लाखों में भी होता है, करोड़ों में भी होता है। ठीक है ना? ऑब्जर्वेशनल स्टडीज क्योंकि आसान होती है कंपैरेटिवली वैसे भी। दूसरा होती है इंटरवेंशनल स्टडीज।
अब मान लो मैंने आपको काम बताया किसी पेशेंट का कि डेली इसको भाई अ, पत्र पिंड स्वेद करना है, जो भी बच्चे आएंगे मास 6 वाले। तो इसमें आपकी बड़ी मेहनत लगेगी, आप पहले वो मैटर तैयार करोगे, फिर उसको स्वेदन कराओगे, बच्चे को तैयार करोगे, स्नेहन होगा, फिर स्वेदन होगा। बात समझ रहे हो, उसमें बहुत काम लगेगा। कहो एक बच्चे में 1 घंटा लग गया आपको करने में, तो ये स्टडीज ज्यादा लोगों पे नहीं कर सकते, ऐसे पेशेंट भी कम मिलेंगे। तो इनमें क्या होता है, इनमें सैंपल साइज बहुत कम होता है, या फिर कोई स्टडी आप ऐसी करने वाले हो कि उससे नुकसान भी हो सकता है। मान लो आज कोई कैंसर पे स्टडी करे कि भाई हम कैंसर पे स्टडी करना चाहते हैं, कैंसर के पेशेंट्स के ऊपर, कि पता नहीं क्या रिजल्ट होगा, साइड इफेक्ट भी हो सकते हैं। तो पहली बात तो कैंसर के पेशेंट मुश्किल से मिलेंगे, फिर जो मिलेंगे वो करने देंगे इन चीजों को, नहीं करने देंगे, है ना। तो ऐसी जो स्टडीज होती हैं वो कम पेशेंट्स के ऊपर भी की जाती हैं, तो चलता है। मेरी बात क्लियर हो गई। तो दो तरह की स्टडीज बताई आपको मैंने, एक ऑब्जर्वेशनल जिसमें लार्ज सैंपल साइज होता है, और दूसरी होती है जिनमें आप कोई इंटरवेंशन करते हो, इंटरवेंशनल स्टडीज। उनमें सैंपल साइज छोटा भी हो सकता है, जैसे 30 तक भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, और कम भी होते हैं कई बार तो। आजकल तो इवन ये चल रहा है सिंगल पेशेंट स्टडी भी चल रही है, उनकी हम सब बात करेंगे आगे कैसे कैसे स्टडीज होती है। तो क्या करते हैं बेटा, जो स्मॉल सैंपल साइज होता है, जैसे मैंने कहा 30 तक, मान लो 25-30 है, तो यहाँ पे हम टेस्ट लगाते हैं। उन टेस्ट का नाम होता है पैरामेट्रिक टेस्ट होता है, पैरामेट्रिक। समझ लेना, सब पढ़ाऊंगा आगे, अभी है आपको भूमिका तैयार कर रहा हूं मैं। दूसरे होते हैं बेटा नॉन पैरामेट्रिक टेस्ट। नॉन पैरामेट्रिक ये वहां लगाते हैं जहां सैंपल साइज बड़ा होता है। रूल क्या है इसका, नाम से समझ में आ रहा होगा। देखो पैरामेट्रिक यानी इसके कुछ पैरामीटर्स होंगे जो फॉलो करने पड़ेंगे, बड़े स्ट्रिक्ट रूल होते हैं कि हमें इतनी एज के पेशेंट चाहिए, 18 से 22 साल के बीच के, या 20 से 25 साल के बीच के। हमें हेल्दी इंडिविजुअल चाहिए, हमको मेल ही चाहिए, इस बीमारी के ही चाहिए। तो वो पैरामीटर सारे फॉलो करने पड़ेंगे। तो लार्ज पॉपुलेशन में कहाँ फॉलो करवा पाओगे आप, मालूम मैंने कहा कि 80,000 का सैंपल साइज है, तो कहाँ तक फॉलो करा लोगे, है ना। लेकिन 20-30 लोग हो तो उनमें ढूंढ लोगे, ठीक है, अच्छा भाई 20 ही लोग निकालने हैं स्टडी के लिए, निकाल लोगे। तो पैरामेट्रिक टेस्ट स्मॉल सैंपल साइज में, और नॉन पैरामेट्रिक लार्ज सैंपल साइज। ब्रेक का टाइम हुआ, 10 मिनट ब्रेक लो, वापस आओ, कंटिन्यू करेंगे यहीं से। थैंक यू। 10 मिनट।